ये तो पक्का है कि मुझे मरना है, क्योंकि बाहुबली खनन मंत्री के आगे लड़ रहा हूं। सरकार भी इसमें लिप्त है, सरकार के अपराधी, इसके अधिकारी लिप्त है, प्रशासनिक अधिकारी लिप्त है। यहाँ अलीगढ़ में रहता हूँ, अलीगढ़ का डीएम धमकाते हैं मुझको, अलीगढ़ के पुलिस अधिकारी धमकाते हैं मुझको, मेरे घर पे आके पुलिस मुझको धमकाती है, आए दिन मुझे फर्जी केसों बचाने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। हम अपनी जान बचा के दिल्ली में छुप के रह रहे हैं, कभी उत्तराखंड में छुप के रह रहे हैं। हाथरस में उस 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार होता है। जब पता चलता है कि उसकी जीभ को काटा गया, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया, गला दबाने की कोशिश की गई ताकि वो बोल ना सके, समझ ना सके, अगर बोलने की कोशिश भी करे तो बोल ना पाए, समझा ना सके और मर जाए। हुआ वही। आज 29 तारीख को उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। 14 सितंबर को लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है, जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां स्थिति नहीं सुधरती है तो अलीगढ़ लाया जाता है, अलीगढ़ में वेंटिलेटर पर रखा जाता है। वहां स्थिति में कोई सुधार नहीं आने की वजह से फिर दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाता है और आज उस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया। जब समझ में आता है ना कि ऐसे रेप हो रहे हैं, जीभ काटी जा रही है, गला दबाया जा रहा है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही है, तो ट्विटर पे 2 हैशटैग लगा करके ट्वीट कर दिए, फेसबुक पे पोस्ट कर दिए और यूट्यूब पे आके वीडियो बना दिए। 2 दिन बात करेंगे, तीसरे दिन हम भूल जाएंगे। क्या इस तरह से जस्टिस मिलता है? क्या ये तरीका है जस्टिस दिलाने का? क्या यह तरीका है सोशल चेंज लाने का? क्या हम सामाजिक न्याय दिला पाएंगे लड़की को? आज ये लड़की है, कल वो लड़की होगी, कोई तीसरी होगी। अब निर्भया के बाद हम एक ही ट्रेंड को फॉलो करते आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, ट्वीट कर देने से, ये सारी चीज कर देने के बाद से आप मुझे बताइए कि समाज में कुछ चेंज आप ला पाए हो? नहीं ला पाए ना, तो कहीं ना कहीं गलती तो हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है तो उस कमी की बात मैं करने वाला हूं। अब इसको छोड़, अब क्या है ना, इस पर राजनीति शुरू हो गई है, एक जस्टिफिकेशन देना शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि एक दलित समाज की लड़की है इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या वाकई एनालिसिस इस तरह से किया जाना चाहिए कि दलित की लड़की थी, दलित परिवार से थी तो इसलिए उसको सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा? आपको कहने का क्या मतलब है? एनालिसिस ऐसे होना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या सही तरीका यह है? अगर सही तरीका यह है तो मैं कहूंगा कि आपके कहने का मतलब फिर यह हो जाता है कि जो सवर्ण जातियां हैं, वैसे तो मेरी दृष्टि में सब बराबर हैं, ना किसी काम बड़ा ना किसी काम छोटा है, लेकिन आपकी दृष्टि में जिस सामाजिक सोच के साथ आप ग्रसित हैं, तो आपके कहने का मतलब यह है जो सवर्ण जातियां हैं उनको न्याय मिल जाता होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को न्याय मिल जाता होगा समय रहते, समय के साथ या समय के बाद। अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि आज एक इंटरव्यू में आप सभी के लिए लाया हूं कि जहां पर लोग कहते हैं कि ब्राह्मण होना इस युग में अभिशाप सा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, ये सरकार ना साथ दे रही है, ना तभी साथ दे सकती है और ना साथ देने वाली है। ये सोच आखिर उस तबके के अंदर क्यों आ गई? वो सोच आखिर इस दलित के अंदर क्यों आ गई? वो सोच आखिर आपके अंदर क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। दलित होना कोई अभिशाप नहीं है, ब्राह्मण होना कोई वरदान नहीं है। वरदान अगर है तो इंसान का आपको रूप मिलना, स्वरूप मिलना, योनि मिलना वरदान है। ये वरदान अभिशाप की राजनीति में आखिर क्यों घसीटा जा रहा है? जस्टिफिकेशन की राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? अब आप देखिए, पुलिस जस्टिफाई कर रही है। ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में बताया गया है कि पुलिस खुद कहती है कि जीभ नहीं कटी है और ना ही रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, और सफाई में लिख रही है कि जीभ में चोट भी है और रीढ़ की हड्डी ठीक से काम नहीं कर रही है। अब देखिए, ना तो बच्ची रही है, फिर भी राजनीति चल रही है, जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। जो जस्टिफिकेशन वाली जो बातें हैं ना, ये हमें बड़ी पसंद आती है क्योंकि हम लगातार करते हैं। अब पॉलिटिशियन भी आकर के ना अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि कानून देगी अपने आप को समझ रही है कि अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसी राज्य में हो रहा है, उनके राज्य में कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव और मायावती, ये दोनों आ गए हैं, ये दोनों कहते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। अब इन तीनों की मैं पोल खोलता हूं आपके सामने। ये देखिए अपने स्क्रीन पे कि हाथरस के गैंगरेप एवं दरिंदगी की शिकार एक बेबस दलित बेटी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। नम आंखों से पुष्पांजलि, आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तो आप देखिए, राजनीति शुरू हो चुकी दलित को लेकर के। दलित का बहुत बड़ा वोट बैंक है और दलित के वोट बैंक पे अपना एकाधिकार समझने वाली मायावती, उनका भी आया है। उनका क्या है कि यूपी के जिला हाथरस में एक दलित लड़की को पहले बुरी तरह से पीटा जाता है, फिर उसके साथ गैंगरेप किया जाता है, जो अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। जबकि अन्य समाज की बहन बेटियां भी अब यहाँ प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। सरकार इसकी ओर ध्यान दे, बीएसपी की यही मांग है। तो दलित को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, या जस्टिस की बात नहीं है। ये मतलब अपने आप को मायावती और अखिलेश यादव के कार्यकाल की अगर बात करें कि इनके राज्य में कहीं एक कुकृत्य
होते थे, नहीं होते थे या कम हुए थे, कुछ इन्होंने ऐसा कुछ अचीवमेंट हासिल किया था, अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊंगा तो आप देखेंगे ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे है। कहने का मतलब ये है एक बहुत बड़ी थाली है, 56 प्रकार के भोग हैं, 56 प्रकार के जो भोग हैं वो ये सब राजनेता हैं, और जो थाली है वो है उनकी राजनीति। देखिए, मायावती को हम कड़े शासन प्रशासन के रूप में जानते थे, ठीक है, कि जो सिट्टी पिट्टी है अपराधियों की वो गुम हो जाती है, गुल हो जाती है ना। लेकिन जब आंकड़े की तरफ आते हैं तो ये आंकड़ा पूरी पोल और हर चीज को खोल के सामने रख देता है। देखिए, मायावती के शासन संभालने से पहले यानी कि साल 2006 में उत्तर प्रदेश में 1314 दुष्कर्म के मामले सामने आए थे। अब उनके शासन को संभालने के बाद यानी कि 2007 में यही 1300 से होकर के 1648 हो जाते हैं। अगले साल 2008 में यही आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 1871 तक पहुंच जाता है। 2009 में 1760 हो जाता है, 2010 में 1500 हो जाता है, लेकिन 2011 में यह आंकड़ा 2000 की सीमा को पार करके 2042 पे पहुंच जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उनके शासन को संभालने के बाद भी स्थितियां सुधरी नहीं थी। आज ये इनको चिंताएं होनी शुरू हो गई हैं, है ना। इनको इन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया है। अब अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया। ये अखिलेश यादव वही हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनके काम बड़े अच्छे रहे हैं, इनका तरीका मुझे बड़ा पसंद आता है। इनकी हर जो बात करने का बॉडी लैंग्वेज है बड़ा ही पॉजिटिव है, काम बड़ा अच्छा है, सब जबरदस्त है। लेकिन ये उनके भी बेटे हैं, यानी कि मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, जो कि कहते हैं ना कि बलात्कार में जब लड़का फंस गया था तो पूछा गया राजनीति क्या होती है वो समझिए, तो मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं। आप यकीन मानिए, याद दिलाना जरूरी है क्योंकि आप लोगों की याददाश्त बिल्कुल खत्म सी है, याद आपको नहीं रहता। इसीलिए अब आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव ने जब सत्ता संभाली थी तो कानून व्यवस्था इन समाजवादी पार्टी में किस तरह की थी ये समझिए। देखिए, 2012 में जैसी सत्ता संभालते हैं तो 1963 से मामला बढ़ करके 2013 में 3000 के आंकड़े को पार करते हुए 3050 हो जाता है। यही रेप की घटना की बात कर रहा हूं। साल 2014 में यह आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 3467 पर पहुंच जाता है। 2015 में इतनी वृद्धि होती है कि 161% तक अधिक मामले दर्ज किए गए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी चिंता हो रही है सर, वो जाकर के मिलेंगी, लेकिन ये भूल जाती हैं कि निर्भया वाला जो केस हुआ था वो आप ही के राज्य में हुआ था, आप ही के शासनकाल में हुआ था, आप ही के नाक के नीचे हुआ था। तो अब देखो राजनीति में पिस कौन रहा है, वोट इनको मिल जा रहे हैं, पिस आप लोग रहे हैं। ट्रेंड आप ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहूंगा, है ना, अब देखते रहेंगे। फिर रिया ने कितने ड्रग्स लिए, किसको दिलवाए, सुशांत सिंह राजपूत को कैसे मारा, इसमें उलझ जाएंगे फिर बात है, ठीक है। कोई व्यक्ति आकर के स्टैंड ले, इन पीड़ितों की मदद करने की बात करे, इनके हक के लिए मांग करे, इनके साथ अगर आगे जाए तो ये शासन, यही कानून, यही प्रशासन उस व्यक्ति का साथ नहीं देता है। आज योगी सरकार भले ही उस पीड़िता को 19 साल की लड़की जो कि हाथरस की थी, आज वो हमारे साथ नहीं है, अंतिम सांस ले चुकी है, 10 लाख का मुआवजा दे देगी। योगी सरकार कहती है कि जो अपराध करेंगे उनका जो फोटो है चौराहे पे लगाया जाएगा और कहा जाएगा कि अपराधी को छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन गायत्री प्रजापति वाले केस में तो सरकार ने तो इतना काम कर दिया है कि कानून पे भरोसा उठना तो लगभग तय है। आप सरकार में होते हुए भी, कानून शासन प्रशासन आपके साथ होते हुए भी अगर आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया जाते तो आपकी सत्ता का प्रवाह होना निश्चित दिखाई देता है मुझे। आज मैं अपने शो में अंशु गौड़ जी को लाया हूं, जो कि गायत्री प्रजापति वाले केस में प्रमुख गवाह रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंशु गौड़ जी। अब अंशु गौड़ वही हैं मुख्य गवाह, जो आपको याद होगा गायत्री प्रजापति वाला जो केस, गायत्री प्रजापति यानी कि अखिलेश यादव में की सरकार में खनन मंत्री हुआ करते थे, उन पर रेप का केस लगा था, 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है। फिर जो अंशु गौड़ जी हैं उसके एक मुख्य गवाह थे। इनका जब मैं केस स्टडी कर रहा था, जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैं अंदर से हिल गया
कि सरकार को, शासन को, प्रशासन को इनका साथ देना चाहिए था, लेकिन ये सब मिलकर के इनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो बेड़ा उठा रखा था वो एक बाहुबली के खिलाफ उठा रखा था। अब एक आम आदमी अगर बाहुबली के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करता भी है या फिर कानूनी तरीके से अपने लिए या फिर समाज के लिए न्याय मांगने की कोशिश करता भी है, तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। एक अंशु गौड़, एक आम आदमी आखिर कैसे बाहुबली नेता के सामने कानून को लेकर के मुझे सलाखों के पीछे भेज सकता है? ये ईगो वाली बात आ गई थी। अंशु गौड़ जी, आपका स्वागत है। एक बार मुझे आप बताइए कि आपने जब इस केस में आप मुख्य गवाह थे, आपको आपके साथ हर एक वो चीज की गई जो कि एक व्यक्ति को कमजोर करती है। आपका एक सेंटर था, उसको बंद कराया गया, आप पे जानलेवा हमले कराए गए, आपके साथ हर वो कृत्य किया गया जो अंशु गौड़ है, जो मुख्य गवाह है, जो गायत्री प्रजापति को सलाखों के पीछे रख सकता है, जो सजा दिलवा सकता है, वो सब आप पे निर्भर था। तो आप मुझे बताइए कि शासन प्रशासन की तरफ से आपको मदद मिल रही थी? आप गवाह थे, आपको एडिशनल प्रोटेक्शन दी जा रही थी? देखिए वैभव जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपका स्वागत करता हूँ कि आपने इस गंभीर मुद्दे को उठाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फतेहपुर सभा थी और उस सभा में मंच पर खड़े होकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, ये समाजवादी पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है, बहू बेटियों की इज्जत नहीं है, हम आएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके और ये करेंगे वो करेंगे, पूरी तरह से पीड़िता को, गैंगरेप पीड़िता को और नाबालिग बच्ची को जो पीड़िता है, मेरी भांजी और बहन मुंह बोली, उनको सुरक्षा देंगे, सारे इस केस के जितने भी गवाह हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी और कड़ी से कड़ी अपराधियों को हमारी सरकार आते ही उनको जो है सजा दिलवाई जाएगी। लेकिन पलट जैसे ही इनकी सरकार आती है और योगी, परम पूज्य योगी जी की सरकार आती है, उसके बाद जो है हमको लगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा और हमारी बात सुनेगी, हमको न्याय मिलेगा, परंतु बजाय न्याय मिलने की वो अकेली माँ कहाँ तक भटकती। एक माँ जिसको जैसे ही यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने FIR कराई, उसकी मदद की अपनी बहन और भांजी की, मैंने गोदियों में उठा करके मैं उसको एम्स में लेकर भागा, क्योंकि फर्क इतना है, जो हमारी देश की बेटी जो अभी जिसका देहांत हुआ है और बहुत इन दरिंदों ने, राक्षसों ने जिसके साथ बहुत बुरा किया है, हाथरस की बेटी, मैं नाम उसका नहीं लेना, हाथरस की बेटी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उसका, क्योंकि न्यायपालिका भी यही कहती है कि बच्ची का नाम नहीं लेना चाहिए। तो उस अच्छा अंशु जी, मैं एक चीज समझ रहा था कि जब से आप कह रहे थे ना कि योगी सरकार, मोदी सरकार आने से पहले ये लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आएंगे तो सब चीजों को खत्म कर देंगे। हाँ, ऐसे तो अखिलेश यादव और मायावती करते थे। मैं आंकड़ा यहाँ पे दर्शकों को दे देता हूँ कि जब मोदी जी आए थे ना, तो उन्होंने एक नारा, एक कैंपेन चलाया था कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस तरह का एक नारा था। तो उस समय क्राइम रेट हमारे देश में 57% के आसपास था। 2018 की बात है, सरकारी आंकड़ा खुद कहता है कि 15 मिनट में एक रेप होता है, 1 घंटे में 4 रेप हो रहे हैं, यानी कि जो क्राइम रेट है ना वो बढ़ करके 57 से 58.30% हो चुका है। देखिए क्राइम रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वैभव जी मैं बोल सकता हूँ, देखिए क्राइम रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्थिति यह है, जो अभी बात अधूरी रह गई थी, जैसे ही हमारी बहन और भांजी उत्तर प्रदेश में जाती हैं FIR कराने के बाद, गायत्री गिरफ्तार, जैसे ही बीजेपी की सरकार यूपी में आती है, परम पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद कुछ समय तक 1 महीने तक ठीक चला, लेकिन उसके बाद उलट ऐसा लगने लगा जैसे बाहुबली मंत्री, खनन मंत्री का, माफिया का गुंडाराज आज भी कायम है, जेल में रहकर सारी कार्रवाइयां होने लगी। उलट इसके अलावा जिस उत्तर प्रदेश पुलिस को हमारी रक्षा करनी चाहिए थी, मेरी बहन और भांजी की, वो उसी को खुद उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके गनर उसको उठा के ले गए, किडनैप करके और कोर्ट में ले जाकर कोरी कागजों पे साइन करा दिए। भांजी को किडनैप करके ले गई और वो साइन करा दिए गए। हाँ, मानसिक रूप से वो थोड़ा पुअर थी, क्योंकि इसी घटनाक्रम से जो दरिंदगी इसके साथ हुई थी, जैसे हाथरस की बेटी ऐसी हुई थी इसी टाइप की, वो बेचारी मर नहीं गई, बाकी उसके साथ सारे काम हुए, उसको एम्स में भर्ती कराया, हमने उसकी जीवन रक्षा की। वहाँ जीवन रक्षा करते हुए भी DGP उत्तर प्रदेश ने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर हमला करवा दिया। उसकी हम लोगों ने बाद में बड़ी मुश्किल से दिल्ली में FIR कराई। उस FIR में भी कुछ नहीं होता। इधर मेरी भांजी को
15 साल की बच्ची को दिल्ली यूपी पुलिस उठा के ले गई और न्यायालय में उसके बयान करा दिए फर्जी और दबंगियाई के बल पे तो जो न्यायालय में जो बयान कराए गए थे वो दबाव डाल करके दूसरे बयान कराए गए थे, जो बयान देने चाहिए थे वो बयान नहीं हुए थे। कहने का मतलब यही है। जी, उसको किडनैप करके वही मामले की विवेचक ले गई, जिसकी एफआईआर उस बहन ने मेरी ने अपनी जब बेटी गायब हुई उसकी कराई कि विवेचक उसको उठा के स्वयं ले गई। जो सिक्योरिटी दी गई थी 10-10 गनर थे, वही जब ले गई, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा। इसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस पे तो बिल्कुल हम भरोसा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश पुलिस ने तो ये किया। योगी आदित्यनाथ पे भरोसा क्यों करूं फिर मैं? नहीं, जब सरकार आपकी है और जब आपका सरकार आपकी है और बाहुबली नेता दूसरे उस पार्टी का है, अखिलेश यादव जी की पार्टी का है, उसने ऐसा कृत्य किया जिसको माफ नहीं किया जा सकता, और आप उसके साथ मिलकर के सारे काम अगर करेंगे और उसको बचाने की हर वो संभावना कोशिश करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उनके संज्ञान में सारी बात नहीं आई होंगी। देखिए, आपने तो अप्रोच किया था ना। आपने अप्रोच क्या, आपको मैं क्या बताऊं, कम से कम 3 बार माननीय मुख्यमंत्री से जाकर मिला, 2 बार उनसे गुहार लगाई, 1 बार तो व्यक्तिगत उनसे मेरी मुलाकात बंद कमरे में, मैं और माननीय मुख्यमंत्री थे योगी जी। मैंने उनको सारे पेपर सौंपे, गोपनीय सबूत सौंपे और सारा जितना भी विवरण था बताया, और बच्ची किडनैप हो गई इस तरीके से, उनके अपहरण हुआ है, ये क्यों हुआ है, इस विषय पे वो संज्ञान ने उनसे बहुत गुहार लगाई। लेकिन बड़े दुख का विषय, वो पेपर रख लिए उन्होंने, एप्लीकेशंस रख ली, गोपनीय पेपर थे वो रख लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद में लगातार मुख्यमंत्री दफ्तर के चक्कर लगाता रहा, कई बार मुख्यमंत्री के सचिवों से मुलाकात हुई, एक बार अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से गृह जो है उनसे बात हुई थी, लेकिन श्री अवनीश अवस्थी ने भी कोई ज्यादा हमको रेस्पॉन्स नहीं दिया। हमने कहा कि ये मेरी बहन इतने दबाव में, एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कभी भी पलट सकती है, एक माँ क्या करेगी उत्तर प्रदेश में। और वही हुआ। 3 साल महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपनी गुहार लगाता रहा, दर दर भटकता रहा, मेरी टांग तोड़ दी, मुझे एम्स में हमला कराया, मुझे जान से मारने उठाने के लिए, वहां सर पे रख के जब बच्ची को और मां को बचा के लाया था लखनऊ में, तब मुझे गोली मार दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपनी जान की परवाह किए बिना आज तक लड़ रहा हूं। इस केस के सारे गवाह और सारे गैंगरेप पीड़ित, जितनी भी बच्ची थी, मेरी बहन थी, और जितने गवाह थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने, पुलिस ने कोई सुरक्षा उनको नहीं दी। सबसे बड़ा अचंभित विषय ये है, और मरने के लिए छोड़ दिया। गवाहों पे फर्जी केस होने लगे पुलिस द्वारा, गायत्री के आगे झुकाने के लिए गवाहों पे हमले होने लगे, पीड़िता को धमकाने जाने लगा, मेरी बहन और भांजी को। उसका परिणाम ये हुआ, एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए, उसका दर्द सिर्फ मैं समझ सकता हूं कि उनके ऊपर क्या बीत रही थी। मुझे बता रहे थे वो फोन पर, एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए अंततः टूट गई। 2 साल तक लगातार मैं हर जगह गुहार लगाता रहा, मेल करता रहा, रजिस्ट्री करता रहा, जा जाकर दिल्ली और लखनऊ के चक्कर लगाता रहा, लेकिन दुख का विषय यह है, आखिर जिसका डर था वही हुआ। एक माँ अपनी बेटी को और अपने बच्चों को बचाने के लिए टूट गई और इन दरिंदे नर पिशाच और राक्षसों के आगे झुक गई। इससे ज्यादा मैं निशब्द हूं, मेरे पास शब्द नहीं है, और तो और नहीं है, मेरे पास इमोशन नहीं है व्यक्त करने के लिए। और इसके अलावा कोई गवाह को सुरक्षा नहीं मिली। गवाह अपनी जान बचाते घूमते फिरे, पुलिस से बच बच के भागते रहे, गवाहों को अपराधी बना दिया गया, उनकी जान पर पुलिस ही पीछे लग गई उनको मारने के लिए जान से। तो बताओ, जब रक्षक भक्षक बन जाएगा, सारे गवाह टूट गए, कुछ नहीं बचा इस केस में। अकेला अंशु गौड़ बचा है, उस बहन का मामा या और बहन का भाई और बच्ची का मामा। अंत तक लड़ूंगा मैं अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि नहीं, सुनिए, लड़ता तो रहूंगा, लेकिन बड़ा मेरे दिल में, हृदय में बड़ा दर्द है। मुझे ऊपर जाके मरने के बाद जवाब देना है। ये तो पक्का है कि मुझे मरना है, क्योंकि बाहुबली खनन मंत्री के आगे लड़ रहा हूं। सरकार भी इसमें लिप्त है, सरकार के अपराधी, इसके अधिकारी लिप्त है, प्रशासनिक अधिकारी लिप्त है। या अलीगढ़ में रहता हूं, अलीगढ़ का डीएम धमकाते हैं मुझको, अलीगढ़ के पुलिस अधिकारी धमकाते हैं मुझको, मेरे घर पे आके पुलिस मुझको धमकाती है, आए दिन मुझे फर्जी केसों में फंसाने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार पीछे लगी हुई है। हम अपनी जान बचा के दिल्ली में छुप के रह रहे हैं, कभी उत्तराखंड में छुप के रह रहे हैं, लेकिन ये वाकई चिंताजनक है। अंशु जी, आपके पास समय कमी है, मैं मानता हूं, इस चीज को समझता भी हूं। एक आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बता रहे थे कि गायत्री प्रजापति हम लोगों के लिए, यानी कि मीडिया के लिए, देश की जनता के लिए, वो जेल के अंदर है, लेकिन मुझे आपने बताया कि वो जेल के अंदर ना होकर के बाहर घूम रहा है, क्या सही है? लगातार 1 साल से उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने, जेलर ने उनको बाहर निकाल दिया बिगैर किसी न्यायालय के आदेश के, और उनको केजीएमयू हॉस्पिटल लखनऊ में रखा गया 1.5 साल तक। वहां से उन्होंने अपना पूरा का पूरा, उस माफिया गायत्री खनन मंत्री ने, उसने बलात्कारी मंत्री ने अपना नेटवर्क चलाया,
फोन यूज होने लगे। यहां तक कि बनारस के व्यापारी को मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा था, उसको भी धमकी दी गई, जेल के अंदर से गायत्री प्रजापति ने चला करके मोबाइल, उसमें चार्जशीट लगी। लगातार गलत कार्य किए गए उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा डीजीपी के दबाव में। आपको आपका समर्थन करने के बजाय आपके साथ ही वही किया गया जो कि एक भरोसा उठाने वाला काम जो कानून के लिए होता है। तो अंशु गौड़ जी, आपके साथ बातचीत को आगे और कभी जारी रखेंगे। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देखिए, मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि ऐसा नहीं है कि दलित होना आपके लिए अभिशापित है, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण होना भी आपके लिए अभिशापित हो सकता है, आप समझिए इस बात को। ये दलित और राजनीति और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबसे उठिए, इंसानियत और मानवता की तरफ आइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, 3 व्हाट्सएप ग्रुप में। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।